ये अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, हर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जो अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब के एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना रखती है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नई जिंदगी की ओर जहां हम लोग खुशियां ढूंढने का काम करेंगे। तो चलिए, अरे अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा फिर वही आ गया क्या? ओह नो। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। आज के क्लास का ये शानदार जानदार पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कहता है, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहां पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें जिन्हें के रूप में जाना जाता है ना। जब नदी, है ना, जब नदी अपने राह से चलते हुए समुद्र के किनारे जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि वो विभिन्न रूपों में बंट जाती है ना, अनेक भागों में बंट जाती है। इस बंटने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? एक चित्र बताते हैं पहले, है ना। एक चित्र है, माना कि मेरे प्यारे भाई बहनों ये है समुद्र, है ना, ये है समुद्र, ठीक है ना। और नदी यहां से निकल रही है, नदी यहां से निकलते हुए पहुंच गई कहां? समुद्र के पास, है ना। और यहां पर नदी जो है ना ये विभिन्न भागों में बंट गई, है ना। नदी जो है ये विभिन्न भागों में क्या हो गई है? बंट गई, है ना। समुद्र में जाने से पहले नदियां विभिन्न भागों में बंट जाती है, इस तरह से बंट जाती है। इस स्थिति को, इस आकृति को क्या कहते हैं रे रसगुल्ला? इस आकृति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ, तीक्ष्ण कटक कहते हैं क्या, सहायक नदियां वितरिकाओं को कहते हैं, या महाखड्डों को कहते हैं? रे मेरी जान, तो जब नदियां इस तरह से बंट जाती है ना तो बोलते हैं हम लोग वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है ना। जब समुद्र के पास नदियां जाती है तो वहां पर नदियां विभिन्न रूपों में बढ़ जाती हैं, कोई इधर चली जाती है, उसका कोई कण, तो कोई इधर तो कोई इधर, है ना। तो जब नदियां इस तरह से बट जाती हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है वितरिका। क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है ना। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। समझ में आ गया ये प्रश्न? ये प्रश्न समझ में आ गया ना? दिल नहीं दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब नदियां समुद्र के पास जाती हैं वहां विभिन्न रूपों में बंट जाती हैं, अनेक भागों में बंट जाती हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं रे रसगुल्ला?
वितरिका कहा जाता है और इंग्लिश में प्यार से बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। याद रखना, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे शानदार जानदार प्रश्न होने वाले हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त है। ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, लिखा हुआ ये सारे के सारे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, मतलब नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीकों से एक समान है। मतलब 3 को जो ऑप्शन है ये तीनों एक रसगुल्ला टाइप का, मतलब तीनों एक समान है, कोई उसमें अंतर नहीं है। और एक युग्म भिन्न है, मतलब एगो गलत है। 3 गो रसगुल्ला चरक है और एगो करिया है, याद रखना। तो एगो उसमें से भिन्न है ना। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, मतलब कौन ऐसा है जो एक उसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है सहारा अफ्रीका होगा, थार भारत, कालाहारी अमेरिका, गोबी मंगोलिया, है ना, गोबी मंगोलिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों कौन नहीं है ना, कालाहारी कौन नहीं होगा, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कालाहारी मरुस्थल, है ना, कालाहारी मरुस्थल, है ना। कालाहारी जो मरुस्थल है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अमेरिका में नहीं है, ये अमेरिका में नहीं है। ये है कहां पर, तो याद रखना है नामीबिया, नामीबिया में है ना, नामीबिया। उसके बाद बोत्सवाना, है ना, बोत्सवाना, सॉरी इसको लिखते हैं इधर, बोत्सवाना, है ना, बोत्सवाना, है ना, बोत्सवाना। और कहां पर है, दक्षिणी अफ्रीका में है ना, दक्षिणी अफ्रीका। तो मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखिएगा कि ये जो काला मरुस्थल है ना, ये जो काला मरुस्थल है ये नामीबिया में है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में फैला हुआ है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में फैला हुआ है कौन, कालाहारी मरुस्थल। इस तरह से ये जो यहां पर लिखा हुआ है कालाहारी अमेरिका, ये अमेरिका में नहीं है। कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नामीबिया देश में है, बोत्सवाना में है और दक्षिण अफ्रीका में है। तो याद रखेंगे, है ना। अगर सहारा मरुस्थल की बात की जाए तो सहारा कहां पर है जी, अफ्रीका में। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम चरक रसगुल्ला है रे। थार की बात करेगा तो थार भारत में, एकदम चरक रसगुल्ला है। गोभी की अगर बात करेगा भाई तो गोभी मंगोलिया में है, ये भी कहा है चरक रसगुल्ला। मतलब तीनों का तीनों चरक रसगुल्ला। अरे वो करिया रसगुल्ला निकला, कौन सा, तो ये निकला कालाहारी मरुस्थल। ससुरा यहां नहीं है, ये है कहां पर, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार। क्या कर, कालाहारी मरुस्थल का। याद रखना तुम लोग, बात समझ में आया कि नहीं। और तुम लोग जब देखता है तो यार शेयर किया करो, है ना, फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़े, चलिएगा। अगला मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ मरुस्थल के नाम भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ मरुस्थल के नाम, है ना। चलिए कुछ मरुस्थल के नाम भी देख लेते हैं यहीं पर, है ना। कौन कौन मरुस्थल हैं, कालाहारी, है ना, कालाहारी, कालाहारी, है ना। कालाहारी कहां है जी, नामीबिया, अभी बताए थे ना, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, है ना, और दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, है ना। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहां पर है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है ना। याद रखेंगे, पहला हो गया। दूसरा मरुस्थल कौन है जी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, है ना, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। पैंटागोनिया, है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पैंटागोनिया
पेंटागोनिया। ये पेंटागोनिया कहाँ है जी? अर्जेंटीना में है। कहां पर? अर्जेंटीना में है ना। ये पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो कहां पर है? अर्जेंटीना में है, याद रखना है ना। उसी तरह से अगला देखेंगे, अगला है ना, अगला मरुस्थल है सहारा, है ना। सहारा कहां है भाई? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। कहां? अफ्रीका महाद्वीप में है। एकदम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अफ्रीका महाद्वीप में है ना। उसी तरह से ब्लैक रॉक मरुस्थल, ब्लैक रॉक, अरे याद रखना, ब्लैक रॉक मरुस्थल है ना, ये कहां पर है जी? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नवादा राज्य में है। किस राज्य में? नवादा राज्य में, नवादा राज्य में है ना। तो जो ब्लैक रॉक मरुस्थल है, ये जो ब्लैक रॉक मरुस्थल है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नवादा राज्य में है, याद रखेंगे। ब्लैक रॉक जो मरुस्थल है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नवादा राज्य में है ना, याद रखेंगे। उसी तरह से अगर बात करेगा है ना, रेगिस्तान मरुस्थल, याद रखेंगे, रेगिस्तान मरुस्थल है ना, रेगिस्तान मरुस्थल, रेगिस्तान मरुस्थल ये कहां पर है जी? दक्षिण, है ना, दक्षिण, चेंज कर देते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमेड, हेलमेड है ना, हेलमेड और कंधार प्रांत के बीच है, कंधार प्रांत के बीच है ना, हेलमेड और कंधार प्रांत के बीच है ना। ये जो रेगिस्तानी मरुस्थल है ना, ये जो रेगिस्तान मरुस्थल है ये दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमेड और कंधार प्रांत के बीच स्थित है ना। हेलमेड जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो हेलमेड है, ये हेलमेड अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन? हेलमेड नदी है। तो रेगिस्तान मरुस्थल का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमेड और कंधार प्रांत के बीच स्थित है ना। हेलमेड जो है ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, सबसे लंबी नदी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने अभी यहां जाना कि कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां है जी? ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहां पर है? अर्जेंटीना। सहारा कहां पर है जी? अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ब्लैक रॉक कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नवादा राज्य में है ब्लैक रॉक मरुस्थल का विस्तार, है ना। रेगिस्तान मरुस्थल का विस्तार कहां है? दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमेड और कंधार प्रांत के बीच स्थित है ना। यहीं पर जानेंगे कि हेलमेड जो है ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, हेलमेड, हेलमेड याद रखेंगे, है ना। चलिए, कुछ और बच गए हैं, है ना, जिसमें से एक है थार, है ना, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, है ना। ये जो थार रेगिस्तान है ये कहां है रे? भारत में है। थार रेगिस्तान कहां? भारत में, है ना। मंगोलिया, मंगोलिया रेगिस्तान, मंगोलिया रेगिस्तान ये कहां पर है? चाइना वर्सेस मंगोलिया में है ना। मंगोलियन जो रेगिस्तान का विस्तार है वो कहां कहां है भाई? तो चाइना और मंगोलिया। आप बोल सकते हैं चीन, ब्लेडा रेगिस्तान, है ना, ब्लेडा रेगिस्तान, ब्लेडा रेगिस्तान, है ना। ब्लेडा रेगिस्तान का विस्तार कहां है? पोलैंड के ब्लेडा में है, पोलैंड के ब्लेडा में इसका विस्तार है, ब्लेडा, पोलैंड के ब्लेडा में इसका विस्तार है ना। और यहां पर लिख सकते हैं और क्लेज गांव के बीच स्थित है, क्लेज गांव के बीच स्थित है, के बीच, है ना, के बीच स्थित है, याद रखेंगे,
है ना। नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल जो है ना, नामीब मरुस्थल ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका वर्सेस नामीबिया में है, नामीबिया, है ना, याद रखेंगे। नामीबिया, नामीबिया में है ना, नामीबिया में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, गोबी एक यहां समझ लेते हैं। गोबी, गोबी ये जो है ना, ये मंगोलियन शब्द है, मंगोलियन शब्द है गोबी, मंगोलियन शब्द है गोबी। गोबी का अर्थ होता है, अर्थ होता है जल रहित क्षेत्र होता है ना, याद रखेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर डालते हैं इसको फटाक से। थार रेगिस्तान भारत में है, थार रेगिस्तान कहां है रे रसगुल्ला? भारत में है। मंगोलियन या मंगोलिया मरुस्थल कहां है? तो चीन और मंगोलिया में है ना। मंगोलियन जो मरुस्थल का विस्तार है वो चीन और मंगोलिया देश में है, याद रखेंगे। बेलेडा रेगिस्तान, बेलेडा रेगिस्तान कहां है? तो पोलैंड के ब्लेजा और क्लेज गांव के बीच स्थित है, क्लेज गांव के बीच स्थित है ना, स्थित है। तो याद रखेंगे कि ये जो ब्लेडा रेगिस्तान है ये पोलैंड के ब्लेडा और क्लेज गांव के बीच स्थित है, याद रखिएगा। नामीब मरुस्थल कहां है भाई? नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल कहां है? तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में है ना। दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है और नामीबिया में इसका विस्तार है। किसका? नामीब मरुस्थल का विस्तार है, याद रखेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे मरुस्थलों को देखा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टपका देता है, तो याद रखेंगे सारे के सारे आपके खोपड़ी में होने चाहिए, दिल में नहीं दिमाग में होने चाहिए सारे के सारे मरुस्थलों के नाम, कि ये कहां विस्तृत हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक यहां देखे गोबी, गोबी का अर्थ होता है जल रहित क्षेत्र, है ना। और ये कैसा शब्द है? ये मंगोलियन शब्द है। यहीं पर हम लोग जानेंगे कि चीन की जो राजधानी है भाई वो है बीजिंग, और पैसा कौन चलता है यहां रे? यहां चलता है युआन पैसा। कहां? चाइना में, है ना। मंगोलिया की राजधानी कहां है? उलान बटोर, याद रखेंगे, उलान बटोर, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला प्रश्न है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया यांगत्जी, नील, पराना या पीली नदी, या पीली नदी। तो इसका सही जवाब होगा यांगत्जी नदी, है ना। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन? यांगत्जी नदी है ना, याद रखेंगे यांगत्जी नदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नदी जो है ये चीन व एशिया की, चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी है ना। तो यांगत्जी नदी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? यांगत्जी नदी, है ना। चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन? यांगत्जी नदी, है ना। एशिया की भी सबसे लंबी नदी कौन? यांगत्जी नदी, है ना। और चीन की भी सबसे लंबी नदी है। इतना बात समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई बहनों। इसका जो विस्तार है ये 6300 किलोमीटर है ना। ये नदी कितना किलोमीटर में बहती है? 6300, 6300 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। किस नदी का? यांगत्जी नदी का, है ना, यांगत्जी नदी का। इतना बात समझ में आया कि नहीं? और यही अगर बात करें मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, है ना, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो होगी वो कौन होगी? अमेजन। कौन होगी भाई?
अमेजन नदी, है ना, अमेजन नदी। ये क्या है भाई? अब इसकी सहायक नदी कौन है? इसकी सहायक नदी का नाम है मडीरा, है ना। क्या नाम है? मडीरा। इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? मडीरा, है ना, याद रखेंगे, मडीरा, है ना। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। और अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? मडीरा। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मडीरा, है ना। अब सहायक नदी किसको बोलते हैं? तो ये है मुख्य नदी, है ना। ये क्या है? ये मुख्य नदी है। और इस नदी में जो आकर मिलती है ना, ये सारे के सारे सहायक नदी माने जाते हैं। जैसे ये है अमेजन, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है कौन? अमेजन। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मडीरा, है ना। तो जो मुख्य नदियां में छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है उसको बोलते हैं सहायक नदी, है ना, सहायक नदी बोलते हैं। अब ये नदी निकलती कहां से है? एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती। कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मडीरा। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन है? मडीरा, है ना। और ये अपना जल कहां गिराती है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में, महासागर में। याद रखना, अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? मडीरा। कहां से निकलती है रे? एंडीज पर्वत से निकलती है। और अपना जल कहां गिरा देती है? अटलांटिक महासागर में। कौन सी नदी? अमेजन नदी। याद रखना। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन? यांगत्जे नदी। चीन व एशिया की सबसे बड़ी नदी है कौन? यांगत्जे नदी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हवनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज हवनटोटा पोर्ट लोकेटेड? याद रखेंगे। पहला ऑप्शन भारत में है हवनटोटा पोर्ट, श्रीलंका में है, म्यांमार में है, या बांग्लादेश में, है ना। तो ये है श्रीलंका में। हवनटोटा पोर्ट कहां है जी? श्रीलंका में है, याद रखिएगा, है ना, श्रीलंका में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस हवनटोटा पोर्ट को, हवनटोटा, है ना, इस बंदरगाह को, बंदरगाह, है ना, इस बंदरगाह, हवनटोटा बंदरगाह को चीन 99 साल के लीज पर 99 साल के लीज पर ले लिया है, लीज पर ले लिया है, ले लिया है ना। ये जो हवनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का है, इस बंदरगाह को 99 साल के लीज पर खरीद लिया है। कौन? चीन खरीद लिया है। याद रख, कितना साल के? 99 साल के लीज पर खरीद लिया है। केकर बंदरगाह को खरीद लिया? श्रीलंका के बंदरगाह को। क्या नाम है? हवनटोटा बंदरगाह। कौन खरीद लिया? चीन खरीद लिया। कितना साल के लीज पर? 99 साल के लीज पर खरीद लिया है। याद रखेंगे, कितना साल के लीज पर खरीद लिया? 99 साल के लीज पर खरीद लिया है ना। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है ना। तो पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है, प्राकृतिक गैसें, खनिज, कोयला या ऊर्जा। बाहर से कौन प्राप्त होगा भैया? ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा एनर्जी, है ना। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 6। वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा जल को हम लोग क्यों संग्रह करते हैं? इसका क्या प्राथमिक उद्देश्य है?
क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन कहता है टपक ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने, नगर पालिका के जल पर निर्भरता कम, शुद्ध ताजा पेयजल एकत्र करना, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसाया जाएगा, है ना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को क्यों जमा करते हैं? क्योंकि वो जो जल है वो पृथ्वी के गर्भ में जाए, पृथ्वी के गर्भ में रिसे, है ना। जब ये संचयित जल पृथ्वी के गर्भ में जाएगा तो पृथ्वी का जो जल है वो जल स्तर क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर उठेगा। अभी आप हजारीबाग अगर ओकनी की बात करिएगा, हजारीबाग में एक ओकनी जगह है, यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो यहां का जलस्तर बहुत नीचे है। क्यों? क्योंकि यहां पर लैंड लॉकेड है। लैंड लॉकेड का मतलब कहीं भी जमीन जो है वो खाली नहीं है ना। और सारी की सारी जमीन अगर खाली भी है तो वो पक्का के रूप में है, पक्की सीमेंटेड पक्की की गई है। अब सीमेंटेड पक्की की गई है तो जल नीचे नहीं रिसता, जब नीचे नहीं रिसता तो जल वहां का, है ना, जो है वो जमीन में नहीं जा रहा है, जिसके कारण वहां का जलस्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है ना। तो याद रखेंगे ये मेरे प्यारे भाई बहनों कि वर्षा जल संग्रहण करने का एक ही उद्देश्य है कि पृथ्वी के गर्भ में मौजूद जल के जल स्तर को ऊपर उठाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार, जबरदस्त। पैंथलासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है भैया? पहला, महासागर से, वायुमंडल से, मृदा से या पर्वत से? तो ये संबंधित है महासागर से, है ना। किससे संबंधित है? ओशियन से संबंधित है, महासागर से संबंधित है। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों ये देख रहे हैं ना, ये है पैंजिया, पैंजिया है ये। कौन है? ये है पैंजिया, है ना। और ये क्या है भाई? ये सागर है ना, इसको बोलते थे पैंथलासा, है ना, पैंथलासा महासागर, महासागर बोलते थे ना, पैंथलासा महासागर, है ना। इस पृथ्वी पर सबसे पहला महासागर जो था वो कौन था? पैंथलासा महासागर। और इस स्थान को कहा जाता है पैंजिया, है ना। क्या कहा जाता है? पैंजिया। अब पैंजिया किसे कहते थे? तो इसका अर्थ होगा आपस में जुड़े महाद्वीपों को, आपस में जुड़े महाद्वीपों को, आपस में जुड़े महाद्वीपों को पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया, है ना, पैंजिया कहा जाता था। सीधी सी बात है कि मेरे प्यारे भाई बहनों पैंजिया किसे कहते थे? जब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो उसे कहा जाता था पैंजिया, है ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और क्या हुआ कि ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये क्या था? ये टेथिस भूसन्नति है ना। इसको क्या बोलते हैं? टेथिस भूसन्नति, टेथिस, है ना। क्या बोलते हैं इसको? टेथिस भूसन्नति, भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, है ना। अब क्या हुआ? ये 2 भागों में बट गया। कौन? पैंजिया। ये जो पैंजिया है ये 2 भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड, है ना। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं भैया? तो इसके अंतर्गत में आएंगे उत्तरी अमेरिका, है ना। कौन आएगा? उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका आएगा। उसके बाद कौन आएगा? बहुत सारा भर गया ना, चलिए, अच्छा चलिए यहीं पर कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका आएगा, यूरोप और एशिया आएगा, है ना।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये पैंजिया दो भागों में टूट गया तो ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं, है ना। और इस अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग आता है, याद रखेंगे इसको, है ना। वहीं नीचे वाले भाग को, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, है ना। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं भैया? ये नीचे वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, है ना। क्या बोलते हैं? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड बोलते हैं, है ना। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। इसके अंतर्गत में कौन आ जाएगा? लॉरेशिया, लॉरेशिया आ जाएगा, है ना। दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, है ना, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद इसमें अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका, है ना। फिर कौन आ जाएगा? अंटार्कटिका आ जाएगा इसके अंतर्गत में, अंटार्कटिका, है ना। उसके बाद यहीं पर प्रायद्वीपीय भारत के भी क्षेत्र आ जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र भी आ जाएगा, है ना। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र आएगा, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। इसके अंतर्गत में उत्तरी अमेरिका आ रहा था, है ना, यूरोप और एशिया के भाग आते हैं। वहीं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत में लॉरेशिया आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के भाग आते हैं जब ये टूटा, है ना। तो याद रखेंगे ये सारे के सारे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। जब बैरोमीटर की रीडिंग पाठ्यांक अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम क्या रहेगा। When the barometer reading suddenly decreases, it indicated that the weather, है ना। क्या करता? माना कि ये बैरोमीटर है ना, और ये इसका स्केल है, ये अचानक नीचे गिर रहा है। कौन? बैरोमीटर की, है ना, स्केल, ये नीचे नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, अचानक गिर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना। अचानक जब नीचे गिरेगा ना तो धीरे धीरे वर्षा होने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, की संभावना, संभावना, है ना। जब बैरोमीटर का स्केल अचानक नीचे गिरे तो समझ जाना कि वर्षा होने वाली है हजारीबाग में, है ना। तो बैरोमीटर का स्केल जब नीचे गिरेगा तो बारिश होने की संभावना है ना। जब बैरोमीटर का स्केल नीचे होगा तो बारिश होने की संभावना है। लेकिन बैरोमीटर का स्केल जब धीरे धीरे, जब बैरोमीटर स्केल धीरे धीरे ऊपर होगा तो इसका मतलब मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ, है ना। तो अगर धड़ाम से नीचे गिरे तो हजारीबाग में गदगदा के बारिश होगा, लेकिन जैसे बैरोमीटर ऊपर जाएगा हजारीबाग का मौसम कैसा रहेगा रे? साफ रहेगा। याद रखना कि बैरोमीटर का जब स्केल नीचे गिरता है तो मौसम साफ नहीं रहता, वर्षा होने की संभावना है जब नीचे गिर जाएगा धड़ाम से, लेकिन धड़ाम से जब ऊपर उठेगा तो मौसम साफ रहेगा। याद रखना। अरे का खोज कौन किया रे भाई? बैरोमीटर का खोज कौन किया? इस ससुरा का नाम कौन किया रे? बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया? तो एक नाम है इवहान, है ना, इसका नाम है इवहान गैलिस्टा। नाम है कर माए बाप का नाम रखा इवहान गैलिस्टा टेरिसेटी, है ना। याद रखेंगे। बैरोमीटर का खोज किसने किया है? इवहान गैलिस्टा टेरिसेटी ने, है ना। याद रखना बेटा कि जैसे बैरोमीटर का स्केल ऊपर जाएगा मौसम साफ रहेगा, लेकिन जब बैरोमीटर का स्केल नीचे गिरेगा, जब ओकर सुई नीचे गिरेगा तब मौसम साफ रहने की संभावना नहीं है, वर्षा होने की संभावना है। याद रखना, वर्षा होने की संभावना है। चलिए, कौन खोज किया रे?
इवहान गैलिस्टा टेरिसेट्टी ने इसका खोज किया था? याद रखें, किसका? बैरोमीटर का। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सारे के सारे शानदार जानदार प्रश्न बताए जा रहे हैं, है ना। भारत की मानक यमयोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है ना? क्या मिर्जापुर से, कन्नौज से, आगरा से या जौनपुर से, है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा कि ये मिर्जापुर से। भारत की मानक समयोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत की मानक यमयोत्तर रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में मानक समयोत्तर जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे हाथ में 5 अंगुली है, 5, तो 5 भारत के 5 राज्यों से मानक समयोत्तर गुजरती है ना। पहला कौन हो जाएगा भैया? तो पहला हो जाएगा यूपी। दूसरा कौन हो जाएगा रे? एमपी। तीसरा कौन हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़, है ना। तीसरा कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चौथा कौन हो जाएगा रे? उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। और 5वां कौन हो जाएगा रे? आंध्र प्रदेश, है ना। तो याद रखना रे भैया, यूपी से गुजरती है मानक समयोत्तर, मध्य प्रदेश से गुजरती है छत्तीसगढ़, यहां 3 और 6 है, 6 से 36 और ग से गढ़, छत्तीसगढ़। शॉर्टकट में लिखा गया 3 और 6, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से मानक समयोत्तर गुजरती है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, 82.5 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर गुजरती है। पूर्वी देशांतर से गुजरती है ना। ये बात क्लियर है ना। 5 राज्यों से गुजरती है मानक समयोत्तर, है ना। कौन? यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अरे याद रखना, सिस्टम फाड़ देगा कहीं भी, है ना। और तुम लोग हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहा भाई, फॉलो करो, है ना। गदगदा के फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ना भाई। क्या मांग है ना, उस मांग को भी पूरा किया जाएगा। अरे 0 से लेके हीरो लेवल तक की बातें करेंगे, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, कोई बात नहीं है। चलिएगा, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों। अच्छा, चलिएगा, एक प्रश्न है कि भारत का आकार कैसा है। एक प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? आकार कैसा है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत का आकार कैसा है ना। तो आपको मैप में पहचानना है ना, कि भारत का आकार कैसा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए, ये रहा हमारा सुंदर सा भारत, जिस देश में हम लोग आजादी से रहते है ना। मनमाने ढंग से बच्चे पैदा करते हैं, हम दो हमारे 12, जब तक धरती खत्म नहीं होगा तब तक करते रहना, बुढ़ारी तक ले बच्चा पैदा कच कच चाक के, है ना। ये हमारा सुंदर सा भारत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। चतुष्कोणीय आकार का है हमारा भारत। जिस तरह से हमारा प्यारा सा झारखंड चतुष्कोणीय आकार का है, उसी तरह से हमारा भारत भी चतुष्कोणीय आकार का है ना। अपना झारखंड यहां पर है ना। तो भारत का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है, चतुष्कोणीय, है ना। गिनिए ना, 1, 2 आकार, 3 आकार और 4 आकार, इसीलिए भारत का आकार चतुष्कोणीय है, चतुर्भुजाकार है। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।